पेज 114 क्वेश्चन नंबर 19, 114 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 19। मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन गलत टेस्टों में इसी चैप्टर के थे, रेशो के, बड़े ध्यान से करें सारे क्वेश्चन। इफ शेयर कैपिटल ₹4 lakh, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,50,000, बैलेंस शीट में सर शेयर कैपिटल है 4 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1.5 लाख, नॉन करंट एसेट्स 18 लाख, करंट एसेट्स 4 लाख, प्रोप्राइटरी रेशियो मांगिए, फॉर्मूला बताएं प्रोप्राइटरी रेशियो का, अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100 करना है या नहीं करना है, ये ऑप्शन है, होता है ऐसा रेशियो जिसके अंदर ऑप्शन है, परसेंटेज में भी आंसर आता है और रेशियो के फॉर्म में भी आंसर आता है। बाकी ऑप्शन में सभी में परसेंटेज दे रखी, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करें। तो सब का आसान सा क्वेश्चन है। तो क्योंकि एसएफ के अंदर यही दो आइटम आती है, क्वेश्चन के अंदर दोनों आइटम गिवन, टोटल एसेट्स के अंदर भी यही दो आइटम है, दोनों आइटम गिवन। 5.5 लाख अपॉन 22 लाख इंटू 100 कितना है, 25% आ गया। इतना आसान क्वेश्चन, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए था इस क्वेश्चन के अंदर। तो बाकी और कोई ट्रिक नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब ये क्वेश्चन कर पाते हैं आप? यस सर। कर पाते हैं अभी भी? यस सर। क्योंकि सर हमें एसएफ जानना है। जब टोटल एसेट्स पता है तो वही टोटल लायबिलिटीज होगा। यस सर। उसमें से जब ये दोनों माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक बात है? यस सर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। अ ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्विंग अ डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो एंड इंक्रीज इन करंट रेशियो, सर दोनों चीजें होनी चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो जाए और करंट रेशियो इंक्रीज हो जाए, इनमें से ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है वो ढूंढ के निकालो। ढूंढते हैं जी। पहला, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमने एसेट खरीदी है बदले में डिबेंचर इशू करें। चैप्टर टॉपिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर है, कंसीडरेशन अदर देन कैश। बताइए कहां प्लस कहां माइनस करो? फिक्स्ड खरीदी है तो फिक्स्ड एसेट बढ़ जाएंगी, एनसीए बढ़ जाएगी, और एनसीएल में प्लस डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी होता है, डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ेगी। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला सर डेट अपॉन इक्विटी। तो टर्म हम लिख रहे हैं उसके हिसाब से लिखूं तो एनसीएल अपॉन एसएफ। डेट में एनसीएल आता है सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी में एसएफ। दूसरी रेशियो है सर करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सर ना सीए में कोई चेंज है ना सीएल में कोई चेंज है, कहीं चेंज ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि करंट रेशियो बढ़नी चाहिए, इसलिए फर्स्ट पॉइंट ऑप्शन तो आंसर नहीं हुआ। डेट इक्विटी मुझे बताइए इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज। इंक्रीज क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ रहा है, यस सर। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, तो फर्स्ट पॉइंट में डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज हो रही है लेकिन करंट रेशियो में कोई चेंज नहीं। आप चाहो तो ना इसको शॉर्ट में लिखते रहे हर ऑप्शन के सामने, जैसे ऐसे लिख सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज, करंट रेशियो नो चेंज। तरीके से ध्यान रहेगा सर इस ऑप्शन में इसलिए आंसर नहीं आया था क्योंकि इसमें ये इफेक्ट पड़ा था, या फिर इस ऑप्शन में ये आंसर नहीं आया था कि इसमें ये इफेक्ट पड़ा था। हर एक का इफेक्ट पता होना चाहिए। पढ़े जी बी ऑप्शन। यस यस सर। बी में लिखा हुआ है जी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर कैश। प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए सर हमने, फॉर कैश मतलब पेमेंट करके। बताइए जी कहां प्लस कहां माइनस करें? प्रेफरेंस शेयर सर शेयर रिडीम होंगे तो शेयर कम हो जाएंगे, शेयर इशू कर रहे होते तो प्लस करते, और पेमेंट कर रहे हैं सर कैश कम हो जाएगा, कैश एंड बैंक की जो है करंट एसेट्स का पार्ट। चलिए अब इसके अंदर सर एसएफ कम हो रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो रेशियो बढ़ जाएगी,
इंक्रीज हो जाएगी। इसमें सर न्यूमरेटर कम हो रहा है डिक्रीज तो रेशियो कम हो जाएगी। क्वेश्चन में लेकिन लिखा था करंट रेशियो इंक्रीज हो डेट इक्विटी हो, ठीक है, तो उल्टा हो गया। बी ऑप्शन भी आंसर नहीं है। बाकी हम मेंशन कर लें कि कहां पर क्या हो रहा है। डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज और करंट रेशियो डिक्रीज, ये बी ऑप्शन में लिख सकते हैं सर आप। बी ऑप्शन के आगे थोड़ा स्पेस है खाली, वहां पर लिख सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज और करंट रेशियो डिक्रीज, इसलिए बी ऑप्शन आंसर नहीं है। सी पॉइंट पर आ जाए। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, सर शेयर्स इश्यू कर रहे हैं पैसों के बदले में, शेयर्स बढ़ जाएंगे और कैश बढ़ जाएगा। डेट इक्विटी रेशियो में एसएफ डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो रेशियो कम हो जाएगी। करंट एसेट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बढ़ जाएगा तो रेशियो बढ़ जाएगी, इंक्रीज। तो डेट इक्विटी डिक्रीज और करंट एसेट करंट रेशियो इंक्रीज, सी ऑप्शन आंसर हो गया। सिर्फ नोट करने की जरूरत नहीं है, बस वही आंसर है। ट्रांजैक्शन पढ़ के बस आपको ये पता लगाना ही चैलेंज है, 90% काम सॉल्व हो जाएगा अगर आप ये पता लगा लें कि कहां प्लस है कहां माइनस है ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद। डी पॉइंट पढ़ते हैं जी, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं कैश के बदले में, बताइए जी कहां प्लस कहां माइनस। एनसीएल प्लस और सीए प्लस, डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं मतलब पब्लिक से लोन ले रहे हैं, कैश बढ़ेगा और एनसीएल नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी। इस फॉर्मूले के अंदर सर एनसीएल बढ़ जाएगा तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसमें अगर सीए बढ़ जाएगा तो रेशियो दोनों इंक्रीज हैं, तो लिख लें आगे डेट इक्विटी रेशियो भी इंक्रीज और करंट रेशियो भी इंक्रीज। क्वेश्चन में डेट इक्विटी डिक्रीज मांगा था, इसलिए डी ऑप्शन आंसर नहीं। ट्वेंटी वन पे आ जाए पढ़े जी क्वेश्चन। अ कंपनी एक्सटेंड्स क्रेडिट टर्म ऑफ 45 days to its customers. Its credit collection would be considered poor if its average collection period was, हम अपने डेटर्स को उधार देते हैं जी 45 दिन का। ये जो डेट कलेक्शन पीरियड है ये बताइए हायर द बेटर कि लोअर द बेटर? लोअर द बेटर सर, डेटर से जितना जल्दी पैसा मिल जाए उतना अच्छा है। और हमारा जो जनरल उधार का जो टाइम है वो 45 डेज का, तो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं हम अगर 45 डेज से पहले पैसा ले लेते हैं, खराब परफॉर्म कर रहे हैं अगर 45 डेज के बाद पैसा लेते हैं। तो इसमें सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जो 45 डेज से ज्यादा है, तो वहां पर हम पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी ए सी डी में हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर तो 45 से ज्यादा होता तो 45 डेज से मान लीजिए दो ज्यादा होते, मान लेते हैं सर ए ऑप्शन में लिखा है 50, बी ऑप्शन में लिखा है 52, सी ऑप्शन में लिखा है 60, डी ऑप्शन में लिखा है 90, तो क्या करते हैं 90। तो 90 डेज बाद पेमेंट मिल रही है हमें, इसमें 60 डेज बाद पेमेंट मिली तो सबसे ज्यादा बेकार परफॉर्म इसमें कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे बड़ा वाला जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा, सबसे पुअर परफॉर्मेंस उसी में होगी। ठीक, हाँ जी। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हायर द बेटर होती है। बार बोलो। जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सर हायर द बेटर होती ठीक है। है। सर इसमें उल्टा होता है हाँ। पीरियड में, सर ऐसा क्यों? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर में सेल्स होती है और डिनोमिनेटर में होते हैं डेटर। तुम ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाएं और हमारे डेटर कम से कम रहे, ये कंपनी के लिए बेटर है, इसलिए उस रेशियो में हायर द बेटर होता है। डेट कलेक्शन पीरियड ये बताता है कि हम कितने दिन के अंदर डेटर से पैसा कलेक्ट करते हैं, तो कम से कम टाइम में पैसा कलेक्ट कर लें, ये कंपनी के लिए अच्छा होता है, इसलिए वो लोअर द बेटर। 22 पर आ गए जी। If 365 is divided by inventory turnover ratio, it becomes a measure of, देखिए जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो के अंदर जब 365 डेज से डिवाइड करते हैं तो ऑन एन एवरेज डेटर कितने दिन रहते हैं ये निकलता है, तो इसी में भी ये निकलेगा ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री कितने दिन रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, मतलब ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री कितने दिन तक रहती है। इसके रेशियो का फॉर्मूला नहीं था कोर्स के अंदर, थ्योरेटिकली पूछा हुआ है। इन्वेंट्री ऑन एन एवरेज कितने दिन तक रहती है, मान लीजिए 30 डेज आंसर आ रहा है, तो मैं आज अगर स्टॉक खरीदता हूँ तो लगभग वो 30 दिन हमारे गोदाम में रहता है, उसके बाद बिकता है। अगेन ये भी लोअर द बेटर होना चाहिए, स्टॉक कम से कम टाइम रहे, आते बिक जाए, ऐसा होना चाहिए हमारे बिजनेस में।
23 पर आ गए हैं जी। 22 में सी आंसर है। 23 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम शॉर्ट नाम बोलो उसका COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही नाम है इसका, 15 लाख रुपए। करंट एसेट्स 4 लाख, करंट लायबिलिटी 1,50,000 और वर्किंग कैपिटल रेशियो क्वेश्चन खत्म। फॉर्मूला होता है सर सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, लेकिन क्वेश्चन में सेल्स गिवन नहीं है, सेल्स कैलकुलेट करने का तरीका भी नहीं है, तो हमें COGS ही लेना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर गिवन है 15 लाख, न्यूमरेटर 15 लाख हो गया COGS। डिनोमिनेटर में वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला CA माइनस CL, CA है 4 लाख, CL है 1,50,000, माइनस करके आ गया 2,50,000। 15 लाख को डिवाइड करेंगे जब हम 2,50,000 से तो 6 टाइम्स आंसर आएगा सी ऑप्शन। नोटिंग करते रहें जरूर, शॉर्ट में नोटिंग इस तरीके से कर सकते हैं आप। शॉर्ट में इस तरीके से नोट छोड़ सकते हैं अगर आप स्पेस कम है बुक में, ध्यान रहेगा कि कौन सा अमाउंट कैसे आया था। 24 पर आ गए जी। द डैश इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ ईच सेल रूपी रिमेनिंग आफ्टर द फर्म हैज पेड COGS। सेल और COGS में जो फर्क है वो किस चीज का फर्क हो गया सर? जीपी का फर्क हो गया, बी ऑप्शन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ध्यान दें क्वेश्चन में सेल वर्ड लिखा हुआ है और लिखा हुआ इसमें से हमने पे कर दिया, लेस कर दिया COGS, सेल में से COGS माइनस करेंगे तो जीपी बचेगा, बी ऑप्शन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। 25 higher the ratio the more favorable it is does not stand true for, मतलब इन चार में से 3 चीजें higher the better हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो lower the better है, वो ढूंढनी है हमें, कौन सी है lower the better बताइए। Operating ratio। सी ऑप्शन सर, ऑपरेटिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है इसका? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल्स इनटू 100, क्योंकि न्यूमरेटर में कॉस्ट है तो इसको हाइयर द बेटर बोल ही नहीं सकते सर, लोअर द बेटर, कॉस्ट जितनी कम हो उतना अच्छा। तो सी ऑप्शन लोअर द बेटर है, बाकी 3 ऑप्शन हाइयर द बेटर है। लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में भी सेल्स होती है, सेल्स ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, स्टॉक कम से कम होना चाहिए, बाकी तीनों में हाइयर द बेटर। 26 पर आ गए जी हम। इफ सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड 25% अबव कॉस्ट, मतलब अगर मेरी कॉस्ट 100 रुपए है तो प्रॉफिट 25 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 125 हुआ। जीपी रेशियो बतानी है, फॉर्मूला बताइए जीपी रेशियो का, प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। बेसिकली अगर जीपी ऑन कॉस्ट 25 है तो जीपी ऑन सेल 20 है। दूसरा तरीका सर, जीपी ऑन कॉस्ट 25% है, मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, Yes। मतलब 1/5 1/5 को 20% बोलते हैं। कॉस्ट से सेल पर जाना हो तो डिनोमिनेटर में 1 बढ़ा दो। 4 रुपए कॉस्ट पे 1 रुपए का प्रॉफिट, प्रॉफिट तो 1 रुपए का ही रहेगा, कॉस्ट 4, प्रॉफिट 1, तो सेलिंग प्राइस 5 बन गया। 5 रुपए की सेल पर अगर 1 रुपए प्रॉफिट है मतलब 20% का प्रॉफिट। तो डी ऑप्शन आ गया सर 20%। 27 क्वेश्चन पर आ गए जी। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा नाम बोलो उसका, नेट सेल्स, बिल्कुल सही, नेट सेल्स। नेट सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख, एवरेज इन्वेंटरी फॉर्मूला बोलो उसका, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंटरी का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग एवरेज। उसके बाद लिखा हुआ है जी ग्रॉस लॉस रेशियो 25%। इस बिजनेस के अंदर सर प्रॉफिट की जगह लॉस है, तो बताइए COGS बढ़ा कि सेल्स बढ़ा? COGS बढ़ा। क्वेश्चन में मांगा है जी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। डिनोमिनेटर मैं बताता हूँ, न्यूमरेटर आप बता, मिलकर काम करें। कॉस्ट है सर, जो नेट सेल्स है वो 4 लाख है
और जो लॉस है वो उसी का 25% है। 4 लाख का 25% 1 लाख। 1 लाख की सेल है, 4 लाख की सेल है और 1 लाख का लॉस है, तो कॉस्ट आ गई 5 लाख। ग्रॉस लॉस का क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं, तो ध्यान से करें जी ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ग्रॉस लॉस ही बहुत रेयरली होता है। नेट प्रॉफिट तो, नेट लॉस तो मिल सकता है बहुत कंपनीज के अंदर कि ऐड में खर्चा ज्यादा कर दिया, लेकिन ग्रॉस लॉस बहुत रेयरली होता है। ग्रॉस लॉस का मतलब है कि हम 10 का खरीद के 9 का बेच रहे हैं, मतलब हम बिलो कॉस्ट सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस ही हमारा बिलो कॉस्ट है। ऐसा बहुत रेयरली होता है, इन जनरली जो न्यू बिजनेसेस हैं उसी में होता है, तो इसका ध्यान रखें। ग्रॉस लॉस के केस में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है COGS है वो सेल से भी ऊपर होगा। सेल में आप लॉस ऐड करेंगे तो कॉस्ट आएगी। क्वेश्चन में सेल गिवन है 4 लाख, लॉस गिवन है सेल का 25%, 4 लाख का 25% 1 लाख, तो 4 लाख की सेल में आप 1 लाख का लॉस जोड़ोगे तो 5 लाख की कॉस्ट आएगी। न्यूमरेटर में कॉस्ट COGS 5 लाख, अपोन में एवरेज स्टॉक दे रखा है 50,000, 10 टाइम्स आंसर रखा है। सर अगर यहाँ पर सेल्स की जगह कॉस्ट होता तो ग्रॉस क्वेश्चन में सर यहाँ पे अगर 4 लाख रुपीस में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह लिखा होता कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, तो उस केस में हम क्या करते, ग्रॉस लॉस को प्लस करते कि माइनस करते? कुछ भी नहीं करते सर, हमें फॉर्मूले में COGS ही तो चाहिए, और क्वेश्चन में अगर COGS दे रखा है तो सीधा सीधा 4 लाख रुपए लेंगे सर। ग्रॉस लॉस ऑन कॉस्ट, अच्छा चेंज कर रहे हैं सर। क्वेश्चन में अगर यहाँ पे ग्रॉस लॉस जो है 25% ये ऑन सेल दे रखा है, अगर ये लिखा होता ग्रॉस लॉस ऑन कॉस्ट 25%, तो क्या करते, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा वही करते। ये कॉस्ट का 25% है तो सेल पे 20% है, 4 लाख की सेल है, 4 लाख का 20% 80,000, तो यहाँ पर आ जाता 4,80,000। ये बताओ अगर क्वेश्चन में लिखा होता ग्रॉस लॉस ऑन कॉस्ट 25%, तो कॉस्ट पे अगर 25% तो सेल पे 20%। ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 26 में। 4 लाख का 20% 80,000, 4 लाख प्लस 80,000 480। चलिए इसमें बी ऑप्शन आ रहा है सर 10 टाइम्स। क्वेश्चन 28 पर आ गए हैं। 28 में लिखा है कि 2 बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर, जो 2 बेसिक मेजर है लिक्विडिटी चेक करने के, सर 2 ही रेशियो में लिक्विडिटी चेक करने के, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का दूसरा नाम लिक्विड रेशियो, इसका तीसरा नाम एसिड रेशियो। 29 पर आ गए जी। लिक्विड एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होता सर। और नाम बताया कि इंक्लूड नहीं होता? प्रीपेड एक्सपेंस। और क्या इंक्लूड नहीं होता? वो तो करंट एसेट में ही नहीं है। लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स ये इंक्लूड नहीं होता क्योंकि वो करंट एसेट में ही नहीं आता। सर वो तो इन्वेंट्री लिक्विड एसेट में क्या आएगा? प्रीपेड रेंट भी तो प्रीपेड एक्सपेंस तो बोल दिया ना। इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर्स। सही। 30 क्वेश्चन पे आ गए। ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें फर्क बताना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का। क्वेश्चन में ऐसे पूछा हुआ है ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का डिफरेंस करने के लिए सर माइनस करना पड़ता है। इधर ले जाके मैंने इसको माइनस कर दिया, उसका डिफरेंस है क्या? COGS। ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ध्यान हो तो आप आंसर कर पाएंगे इस एग्जाम में, वरना नहीं कर पाएंगे। इसको याद नहीं है फॉर्मूला लिख ले। ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जो डिफरेंस बना वो बना COGS। बढ़ सकते हैं जी आगे। यस सर। 31 पर आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्योर रेशियो, मतलब कोई टाइम्स नहीं, कोई परसेंटेज नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्विक रेशियो में सर जो है रेशियो की फॉर्म में ही आता है 2:1 या 1:1। ए में टाइम्स में आता है और सी में परसेंटेज में आता है। जितनी
वर्किंग रेशियो नोट्स के अंदर दे रखी है, सब में मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है नाम के साथ। इसका आंसर टाइम्स में देना है, इसका परसेंटेज में देना है, इसका रेशियो में देना है। 32 पर आ गए, जिनमें से कौन सी रेशियो टाइम्स में दी जाती है? Inventory पहले वाला ऑप्शन इन्वेंटेड। जितनी भी टर्नओवर रेशियोज हैं, जितनी भी एक्टिविटी रेशियोज हैं, सभी का आंसर टाइम्स में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। बी है करंट रेशियो, प्योर रेशियो में आंसर दिया जाता है। तो सी ऑप्शन है प्रॉफिट रेशियो, ये किस फॉर्म में दिया जाता है? परसेंटेज की फॉर्म में। जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, सभी का आंसर परसेंटेज की फॉर्म में दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल इज द सर सी ऑप्शन। सीए और सीएल में जो डिफरेंस है वही वर्किंग कैपिटल है, ऑप्शन नंबर सी। 35 पर आ गए जी। करंट असेट्स इंक्लूड ओनली दोज असेट्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 months होना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, करंट असेट करके लिख लो कैश एंड कैश इक्वल। क्वेश्चन में करंट असेट्स को कट करके लिख लीजिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। करंट असेट गलत लिखा हुआ है। करंट असेट्स का आंसर तो 12 महीने ही रहेगा, वो ऑप्शन में नहीं है। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं, जो कैश के जैसा है, वो शॉर्ट टर्म की एफडी है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, वो सब इसके अंदर आती हैं। उसमें टाइम है 3 महीने का, ऑप्शन नंबर ए। 3 महीने के अंदर जो रिलाइज हो जाएगी वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करती है। कोई पोस्ट डेबिट चेक रखा हुआ है 15-20 दिन बाद का, वो सब इसके अंदर आता है। 36 पर आ गए जी। करंट रेशियो गिवन है 3:1 और करंट लायबिलिटी गिवन है। तुरंत करंट असेट निकाल लो। तो करंट असेट 6 लाख। ठीक है। करंट असेट्स की वैल्यू आ गई सर 6 लाख रुपए, 6 लाख। आगे बढ़ते हैं सर। इन्वेंट्रीज गिवन है और प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है। लिक्विड रेशियो मांगी। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला सर लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो हमें पता है। लिक्विड एसेट निकालने के लिए हमें करंट असेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे। करंट असेट्स हमें पता है 6 लाख, अभी अभी सॉल्व किया था। इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है। इसका आंसर आ जाए 2.2 टाइम्स 2.2:1 ऑप्शन नंबर बी। नोट करें कैलकुलेशन, डाउट हो तो पूछें। $37 पे आ जाए जी। करंट रेशियो गिवन है 1.8:1 और करंट लायबिलिटी गिवन। तुरंत करंट असेट निकाल लो। आणि कितनी है करंट असेट्स? 64,000। कम कैसे हो जाएगी? आंसर 64,000। आंसर पे नहीं जाना। हाँ जी, करंट असेट कितनी आएगी? 1,44,000। यस सर। अच्छा, जो क्वेश्चन मांगा है वर्किंग कैपिटल बताओ। वर्किंग कैपिटल है सर CA माइनस CL। CA 1,44,000, CL 80,000, आंसर आ गया 64,000। सी ऑप्शन। नोटिंग चालू रखें।
38 क्वेश्चन। करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, मुझे बताइए इस करंट एसेट के अंदर ये इन्वेंट्री इंक्लूड होगी या नहीं? डेफिनेटली इंक्लूड होगी सर, सारी करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री जुड़ी हुई होती है। प्रीपेड एक्सपेंस 2500, मुझे बताइए क्या इन करंट एसेट्स के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस इंक्लूड होंगे या नहीं? डेफिनेटली इंक्लूड होंगे सर, सारी करंट एसेट्स के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं। करंट रेशियो गिवन है, लिक्विड रेशियो में हाँ जी, करंट रेशियो 2.2/1, करंट एसेट्स 77,000, बताइए कि करंट लायबिलिटी कितनी हुई? 77,000 डिवाइडेड बाय 2.2, पिछली बार करंट लायबिलिटी गिवन थी, इस बार करंट एसेट गिवन है। तीन में से दो आइटम बेसिकली गिवन होनी चाहिए, तीसरी आइटम निकाल लीजिए। करंट लायबिलिटी की वैल्यू आई है 35,000। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला सर, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट कैसे निकालें सर? करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दिए जाए तो लिक्विड एसेट आ जाएगा। करंट लायबिलिटी हमने अभी सॉल्व की, 35,000 हल हो जाएगी। 1.5 करंट एसेट्स की जगह 77,000, इन्वेंट्री की जगह 22,000, प्रीपेड एक्सपेंस की जगह 2,500, कितना है जी ऊपर? 52,500। कितना आंसर आया? 1.5 रेशियो है। नोट करें जी कैलकुलेशन, नोट कर लिया। 39 ट्राई करें। ओके सर। 39 में लिखा हुआ है जी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि सेल्स 15 लाख रुपए सेल्स है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब कि सीओजीएस 9 लाख रुपए सीओजीएस है। कितना पड़ गया बताना? जीपी कितना? 6 लाख। सेल और सीओजीएस का जो डिफरेंस होता है वही जीपी होता, तो जीपी 6 लाख आ गया। आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,25,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट होते हैं या बोथ? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस तो सीओजीएस के अंदर आ गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की याद कीजिए, दो कैटेगरी होती है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो इनडायरेक्ट की कैटेगरी होती है ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग सारे इनडायरेक्ट ही हुए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, लेकिन जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो मांगी जी, फॉर्मूला बताएं। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल्स इनटू में 100। ऑपरेटिंग रेशियो लिखा हो तो ध्यान रहे ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात हो रही है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताएं। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्वेश्चन में सीओजीएस भी गिवन है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी गिवन है। ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई, क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन है। मुझे इसी क्वेश्चन में बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी है? 25% सर। 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो माइनस कर देते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाती है 25%। वोटिंग करें। नोट कर लिया तो अगला क्वेश्चन ट्राई करें।
40 क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज डेट इक्विटी रेशियो? डेट इक्विटी फॉर्मूला बताएं। डेट अपॉन में इक्विटी, डेट का मतलब NCL, इक्विटी का मतलब एसएफ। ए ऑप्शन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय टेकिंग अ लॉन्ग टर्म लोन। मुझे बताइए जी बैलेंस शीट में कहां प्लस कहां माइनस? फिक्स्ड एसेट बढ़ रही हैं और लोन बढ़ रहा है, तो अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशियो बढ़ेगी। बट ऑप्शन में क्वेश्चन में मांगा है जी जिसमें डिक्रीज हो वो बताया जाए, इसलिए ए ऑप्शन आंसर नहीं है। बाकी ऑप्शन के आगे लिख लीजिए डिक्रीज सॉरी इंक्रीज, डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज हो रही है इस क्वेश्चन ऑप्शन में, इसलिए ये वाला आंसर नहीं है। बी पॉइंट परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट बाय इशूइंग शेयर्स फॉर कंसीडरेशन। आगे लिखो अदर देन कैश। मुझे बताइए जी कहां प्लस कहां माइनस? एनसीएफ क्योंकि खरीद रहे हैं एसेट बढ़ जाएगा, एनसी और एसएफ में बढ़ जाएगा क्योंकि शेयर्स इशू हो रहे हैं। सर रेशियो बढ़ाते हैं, बताइए सर एसएफ डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो रेशियो तो कम हो जाएगी। डिक्रीज ही मांगा था तो बी ऑप्शन आंसर आ गया। सी ऑप्शन पढ़ रहे हैं भैया। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, 10,000 की फिक्स्ड एसेट हमने 8,000 में बेच दी। बताइए जी कहां प्लस कहां माइनस? एनसीए कम हो जाएगा, एसेट बेच रहे हैं, फिक्स्ड एसेट कम हो रही है और सीए बढ़ जाएगा, सेल कर रहे हैं कैश बढ़ेगा और एसएफ कम क्योंकि एसएफ के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, प्रॉफिट की वजह से बढ़ेगा और लॉस की वजह से कम होगा। यहाँ पे 2,000 रुपए का लॉस हो रहा है इसलिए एसएफ कम हो जाएगा। रेशियो पर आते हैं सर, बताइए डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो रेशियो बढ़ जाएगी। क्वेश्चन में डिक्रीज मांगा था इसलिए सी ऑप्शन आंसर नहीं। अरे ऑप्शन ज्यादा नोट भी कर सकते हो ये चीज, जैसे ऑप्शन के आगे लिख लिया एसएफ माइनस एनसीए माइनस एससीए प्लस। ध्यान रखिए इफेक्ट कहां कहां पड़ा है। सेम क्वेश्चन करंट रेशियो में आ सकता है, सेम ट्रांजैक्शन अलग रेशियो में आ सकती है। डी पॉइंट डिबेंचर इशू करें हैं सर मार्केट में हमने, बताइए कहां प्लस कहां माइनस करो? एनसीए में क्यों आएगा कुछ? एनसीएल हां डिबेंचर इशू हो रहे हैं तो मैं नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ेगी और सीए प्लस सर पैसा आ रहा है तो सर हमारी रेशियो के अंदर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशियो बढ़ेगी। क्वेश्चन में भी डिक्रीज मांगा था इसलिए भी डी ऑप्शन आंसर नहीं। (41) पर आ गए हैं जी। A firm has current ratio 5/2, 5:2 की करंट रेशियो है। करंट एसेट्स गिवन है, तुरंत करंट लायबिलिटी निकालो। 2,60,000 ठीक। करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो है 5/2, करंट एसेट्स है 6,50,000 कितना है जी? करंट लायबिलिटी आ गई है सर 2,60,000, 2,60,000। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है जी लिक्विड रेशियो बताइए, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट कैसे निकालें सर? करंट एसेट में से इन्वेंटरी माइनस कर दो, प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस होता है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं, कैलकुलेट करने का कोई तरीका भी नहीं। करंट लायबिलिटी बताइए, करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है 6,50,000, इन्वेंटरीज क्वेश्चन में गिवन है 26,000। 2.4:1। नोटिंग चालू रखें, नोट कर लिया और अगला क्वेश्चन ट्राई करें।
42 पर आ गए हैं जी। करंट एसेट्स गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, तुरंत करंट लायबिलिटी निकालें। सर 2 लाख करंट लायबिलिटी 2 लाख। करंट रेशियो 7/2, करंट एसेट्स 7 लाख, करंट लायबिलिटी आ गई 2 लाख। उसके बाद लिक्विड रेशियो दे रखी है 3/1। लिक्विड एसेट निकालनी है, करंट लायबिलिटी हमने आगे भी सॉल्व की थी 2 लाख। सो लिक्विड एसेट 6 लाख। बिल्कुल सही। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिक्विड एसेट की वैल्यू आ गई 6 लाख, बी ऑप्शन। नोटिंग चालू रखें, नोट कर लिया हो तो 43 ट्राई करें। बढ़े जी आगे। 43 में लिखा हुआ इन कंसर्न इन बिजनेस एंटरप्राइज टोटल असेट्स टू डेट रेशियो इज 3:1। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो मतलब टोटल एसेट्स अपॉन में डेट 3/1। टोटल एसेट्स गिवन है 12 लाख, तो डेट कितना आ गया बताइए। डेट का मतलब क्या है? NCL 4 आ गया जी। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है करंट लायबिलिटी जो है वो 80,000 है, और हमें पता है क्वेश्चन में जो टोटल एसेट्स हैं वो 12 लाख है। क्वेश्चन में ये SF मांगा, नहीं निकाल सकते हैं आप? यस सर। निकाल सकते हैं। SF प्लस NCL प्लस CL इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये तुरंत सॉल्व कर लीजिए। नोट करें। टोटल एसेट्स की जगह पर 12 लाख लिखें, नॉन करंट लायबिलिटी की जगह पर 4 लाख, करंट लायबिलिटी की जगह पर 80,000 और SF मतलब इक्विटी आ जाए। इक्विटी मींस ओनर्स फंड होता है और शेयर होल्डर फंड के अंदर भी वही आता है, इसलिए दोनों सिनोनिम्स। कौन सा ऑप्शन आंसर आए? सी ऑप्शन 7,20,000, 7,20,000। 44 क्वेश्चन पर आ गए हैं जी। On the basis of the following information, answer the question that follows. शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, नॉन करंट एसेट्स गिवन है, प्रोप्राइटरी रेशियो मान कैसा क्वेश्चन किया हुआ है जी हमने आज। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला SF अपॉन टोटल एसेट्स। SF के अंदर दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्वेश्चन में दोनों ही गिवन है, तो पहली दो आइटम को ऐड कर दीजिए तो न्यूमरेटर आ जाएगा, और लास्ट की दो आइटम को ऐड कर दीजिए तो डिनोमिनेटर आ जाएगा। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 6,20,000, ये आ गया शेयर होल्डर्स फंड्स SF अपॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट को ऐड कर देते हैं। 9 लाख रुपीज ये आ गया टोटल एसेट। ऑप्शन में रेशियो परसेंटेज में नहीं है, रेशियो की फॉर्म में है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कर रहे। अगर ऑप्शन में परसेंटेज की फॉर्म में होता तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते। ये लो, तो यही एक ऐसी रेशियो है इसका आंसर दो फॉर्म में आता है, परसेंटेज और रेशियो। बाकी रेट के तो क्यों नहीं आता? हाँ जी, बाकी रेट के तो क्यों नहीं आता? मतलब बाकी रेट से
परसेंट निकाल सकते हैं। तो हर एक को ना, जैसे कोई चीज़ हमें, जैसे कोई किलो में समझ में आता है, कोई लीटर में समझ में आता है, कोई मीटर में समझ में आता है, इसी तरीके से रेशो में कोई चीज़ टाइम्स में समझ में आती है, इसका 5 गुना ये चीज़ है, ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। उसको 500% बोलेंगे तो समझ में कम आएगा, है ना। इसलिए बस अंडरस्टैंडिंग की वजह से ट्रेंड बना हुआ है ये। तो निकाल सकते हैं। नहीं, गलत आएगा ना आंसर फिर। भाई हम अकाउंटेंट वही चीज़ सॉल्व करेंगे जो आम इन्वेस्टर को समझ में आए। बी ऑप्शन आंसर आ गया जी 0.68:1। सभी का आंसर सही आ रहा है। Yes, sir. 45 पर आ गए हैं जी। क्वेश्चन में मांगी है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला होता है टर्नओवर अपॉन वर्किंग कैपिटल। टर्नओवर और सेल्स एक ही बात है। पहली आइटम क्वेश्चन में सेल्स ही दे रखी है जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख, ये सेल्स आ गई। वर्किंग कैपिटल के लिए घुमा रखा है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकालते हैं सर CA माइनस CL। क्वेश्चन में सर CA तो पता है लेकिन CL नहीं पता। CA कितना है 3 लाख, CL नहीं पता। ध्यान दीजिए, ये टोटल क्वेश्चन में गिवन है C और SF गिवन है, NCL गिवन, तो ये नहीं निकाल सकते। टोटल भी पता है और ये दोनों भी पता है, CL निकाल सकते हैं। 1 लाख SF प्लस NCL प्लस CL इक्वल्स टोटल, तीनों आइटम का टोटल एसेट्स आता है। SF क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख, NCL गिवन है 3 लाख, टोटल एसेट्स गिवन है 8 लाख। सॉल्व करके करंट लायबिलिटी आ गई 1 लाख। वर्किंग कैपिटल सॉल्व करके आ गई 2 लाख। तो आंसर आ गया 6। नोटिंग करें, आपके माइंड में बैलेंस शीट की पिक्चर होनी चाहिए। ये पता है, ये सब पता है, तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। वरना एग्जाम में ढूंढते रह जाओगे कि WC के लिए हमें CA और CL चाहिए, CL दे नहीं रखा तो कैसे निकालें। फॉर्मूला याद करने की कोशिश करोगे तो फॉर्मूला टाइप बनेगा नहीं। और इस रेशियो का मतलब क्या होगा? 6 टाइम्स आएगा। 6 टाइम्स जो रेशो आई है, इसका मतलब क्या है कि हमने वर्किंग कैपिटल के अंदर सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और पूरे साल में हमारी 12 लाख की सेल हो जाती है। तो हमारा जितना पैसा वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक है उसका 6 टाइम्स हम सेल करके दिखा देते हैं। ये हायर द बेटर होता है। कोई अगर 10 टाइम्स कर रहा है, मान लीजिए हमारी इंडस्ट्री में, जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में 10 की एवरेज है और हमारा 6 है, तो हम पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारी इस इंडस्ट्री में 5 की एवरेज है और हमारा 6 आ रहा है, तो हम अच्छा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। कम से कम वर्किंग कैपिटल लगा करके मैक्स से मैक्स सेल करनी, ये एफिशिएंसी इंडिकेट करती है बिजनेस। डिनोमिनेटर में पैसा ब्लॉक है हमारी वर्किंग कैपिटल के अंदर, वो दिखा रहा है, और न्यूमरेटर में पूरे साल में कितनी सेल करी। कैश सेल है इसके अंदर या क्रेडिट सेल है बताइए ऊपर। टोटल सेल्स है, कैश और क्रेडिट टोटल। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो के अंदर ही क्रेडिट सेल्स आती है, बाकी सारी जगह टोटल सेल्स आती है। टोटल सेल्स से मतलब नेट सेल्स, सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद। सर जीपी किस पे प्रिज्यूम करता है, कॉस्ट पे सेल्स पे? सेल पर, क्योंकि जीपी रेशियो का फॉर्मूला ही है जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, इसलिए अकाउंट्स में जो प्रिजम्पशन है वो सेल पर है। अकाउंट्स के अलावा किसी भी और सब्जेक्ट में अगर आप जाएंगे तो प्रॉफिट की प्रिजम्पशन कॉस्ट होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बाकी सब्जेक्ट्स में कॉस्ट पर हमारी प्रिजम्पशन होती है प्रॉफिट की, सिर्फ अकाउंट में सेल्स पर होती है, क्योंकि जीपी रेशियो का फॉर्मूला जीपी अपॉन सेल है। इसीलिए बढ़े जी आगे। 46 पर आ गए। जीपी है 6 लाख रुपीस और जीपी रेशियो है 30% और सेल्स बताइए, पता नहीं। कितना आसान क्वेश्चन। जीपी रेशियो इक्वल्स टू जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। 6 लाख अपॉन सेल्स
into 100. ₹20,00,000 बेसिकली 6 लाख रुपए अगर 30% है तो 100% कितना आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ये जीपी जो है सेल्स इन रुपीस इक्वल्स टू जीपी इन रुपीस अपॉन जीपी इन परसेंटेज। बेसिकली 6 लाख रुपए का 30% है तो डिवाइड बाय 3 कर दो, 2 लाख रुपए 10% आ गए, 2 लाख रुपए का 10% है तो 100% एक जीरो बढ़ा दो, 20 लाख रुपए आ गए। 47 पे आ जाएंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स है 3,25,000। आगे मेंशन है जीपी इज 30% ऑन कॉस्ट। इस बार क्लियरली मेंशन है जीपी ऑन कॉस्ट जो है वो 30% ऑन कॉस्ट। तो हमें सबसे पहले जीपी और सेल्स निकालनी पड़ेगी। हाँ जी बताइए जी, कॉस्ट पे 30/100 है तो सेल में कितना हुआ? कॉस्ट से अगर आप सेल पर जा रहे हैं तो न्यूमरेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर ये 130 कैसे हुआ? न्यूमरेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। कॉस्ट पे देखो 30% का प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है कि हमारी 100 रुपए की कॉस्ट है तो 30 रुपए का प्रॉफिट है, तो सेल तो 130 रुपए की हुई। नहीं समझ आता सर ये? कॉस्ट मान लेते हैं 100 रुपए तो प्रॉफिट 30 रुपए तो सेल 130 रुपए। 3,25,000 130 तो 30 कितना जो है उससे डिवाइड करो और जो चाहिए उसे मल्टीप्लाई करो। तो 70 भी तो वहाँ पे परसेंटेज जिस पर अप्लाई करते हैं ना उसको 100 मानते हैं। 70 का 30% निकालोगे आप 21 रुपए प्रॉफिट आएगा। परसेंटेज जिससे मेंशन होती है उसको हमेशा 100 माना जाता है। बताइए जी कितना आया प्रॉफिट? हाँ जी कितना बताया? प्रॉफिट कितने रुपए आया? 75 अब सॉल्व कीजिए जीपी रेशो, जीपी अपॉन सेल इनटू 100। 23%। ठीक। और बाकी ये भी डायरेक्ट आंसर था। जीपी अपॉन कॉस्ट जो है, जीपी अपॉन कॉस्ट 30% है, उसको कन्वर्ट कर दिया सेल में, 30/130 बन गया। इसी को सॉल्व कर लो। बेसिकली हमें जीपी ऑन सेल ही निकालना है और ये जीपी ऑन सेल है, ये जीपी ऑन कॉस्ट। इसको सॉल्व करके 23% आना चाहिए। डेसिमल में आ रहा कि एग्जैक्ट आ रहा? नहीं सर एग्जैक्ट नहीं आ रहा। डेसिमल में आ रहा। डन जी, चलिए इतना करते हैं।